हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी हमें स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं एग्जाम में। मौर्य साम्राज्य से एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर में अगर देखा होगा तो। और इसके अलावा जो इसकी पूरी सीरीज़ चल रही है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप 2-3 वीडियो जो 4 वीडियो पहले हो चुके हैं उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन मौर्य साम्राज्य पूरा यहीं से शुरू हो रहा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। ROERO का जो ग्रुप भी चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। ROERO ग्रुप डिटेल्स करके करेंगे तो, और इसी में जो है आपको सभी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो PYQ है ROERO के या फिर UPPCS के, ये जो है UPPCS के भी लिए इंपॉर्टेंट है, ROERO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आपको वहीं पर मिल जाएगा एक ही ग्रुप में। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य किस साम्राज्य के बाद आया था? तो नंद वंश के बाद आया था, जो घनानंद की हत्या करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमने हर्यक वंश पढ़ा है, उसके बाद हमने शिशुनाग वंश पढ़ा था और उसके बाद जो है हमने नंद वंश पढ़ा था। अब नंद वंश के पतन के बाद जो है घनानंद जो अंतिम शासक था उसकी हत्या के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी जानकारी के कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य कुछ होते हैं जो खुदाई वगैरह से मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले साहित्यिक साक्ष्य देख लेते हैं। तो 2 चीज़ इसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है। एक तो अर्थशास्त्र में क्या क्या बात लिखी गई है, जो कि कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका को भी हमें डिटेल में इसी वीडियो में कवर करना है, क्योंकि वहाँ से स्टेटमेंट वाइज UPPCS और ROERO दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक मुद्रा राक्षस पुस्तक है। ये जो पुस्तकें हैं इसको मैचिंग में पूछा जाता है या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इस तरह से आता है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त की रचना है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी गई है, तो टीका ये किसने लिखी है इस पर? तो ढूंढीराज ने लिखी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मुद्रा राक्षस जो लिखी है पुस्तक मेन वो विशाखदत्त ने, इस पर टीका किसने लिखी है? ढूंढीराज ने। फिर एक कथा सरित सागर है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो सरित सागर लिखी कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है। यहाँ पे भी ये वाला सा है, यहाँ पे भी ये वाला सा है सब्जी वाला, तो ये कथा सरित सागर सोमदेव। फिर बृहद कथा मंजरी किसने लिखी है? तो क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा महाभाष्य किसने लिखी है? तो महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी है। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की, जैसे दीपवंश है, महावंश है। इन दोनों, और अगर ये दोनों जो ग्रंथ हैं दीपवंश महावंश, इनको एक साथ मिला लिया जाए तो इसको सिंघली ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा महाबोधि वंश है, दिव्यावदान है, ये सब बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आगे यहाँ पर कुछ जैन ग्रंथ हैं जैसे कि कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की, ये जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु ने लिखा था। इसके अलावा परिशिष्ट वर्मन, ये भी जैन ग्रंथ है जो कि हेमचंद्र ने लिखा था। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी आता है कि निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है, तो ये चीज़ भी मतलब इसी में सब कुछ कवर होता चलेगा। इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, कई बुक मिला के इसको लिखा गया है, घटना चक्र भी इसमें ली गई है, दृष्टि IAS की बुक भी ली गई है, SK पांडे की बुक ली गई है, तो पूरा कंप्लीट नोट्स इसको समझिएगा। तो ये परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र ने लिखी है। इसके अलावा इंडिका जो है किसने लिखी है? इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ विदेशी लेखक थे, इन्होंने भी अपना मतलब लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की, जिससे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ये लोग जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए कि स्ट्रैबो ने लिखा है, कर्टियस ने, प्लूटार्क ने, जस्टिन ने, निरियाकस ने, डियोडोरस ने, अरिस्टोबुलस ने। अब इन लोगों के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आगे उसको कवर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अब पुरातात्विक साक्ष्य जो मतलब खुदाई वगैरह से मिले, जैसे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख डिटेल में हम कवर करेंगे जब अशोक पढ़ेंगे, अशोक वाला चैप्टर। पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, फिर बिंदुसार पढ़ना है, फिर अशोक पढ़ना है। मौर्य काल में 3 राजाओं में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जूनागढ़ को गिरनार भी बोला जाता है। काली पॉलिस वाले मृदभांड यहाँ से मिले हैं, काली पॉलिस वाले मृदभांड भी जो है मौर्य काल के सबूत हैं। फिर भवन और स्तूप और गुफाएं, स्तूप को हमने आर्ट एंड कल्चर में कवर किया है उसको। अगर आप उसको पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट का, जिसमें बहुत डिटेल में स्तूप कैसे बनते थे। और ये चीज़ें मेंस में भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि स्तूप का अगर आप स्ट्रक्चर बना देते हैं, कहाँ पे क्या होता है, और जितने टाइप के भी स्तूप होते हैं या गुफाएँ होती है वो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है उसमें नोट्स भी पूरा आर्ट एंड कल्चर के भेजे जा चुके हैं, तो अगर आप उसमें हैं तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा जो है
आहत मुद्रा मिलती थी, इसको पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। तो कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आहत मुद्रा किसको कहते थे? पंचमार्क मुद्रा को। आगे बात करेंगे, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसको हमें पढ़ना था। तो कौटिल्य को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि विष्णुगुप्त कहा गया है, चाणक्य कहा गया है। इसके अलावा भारत का मैकियावेली भी कौटिल्य यानी चाणक्य को ही कहा गया है। ये भारत का मैकियावेली वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये भी याद रखना है। अब इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि कितने भाग हैं अर्थशास्त्र के, तो टोटल 15 भाग हैं। इसको अधिकरण भी कहा जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रकरण या फिर उपभाग इसके कितने हैं? तो 180 है। श्लोक 6000 है। शैली जो है अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। अन्य पुरुष शैली में जिसे मैं और तुम की बात नहीं की जाती है, अलग से बात की जाती है, तो अन्य पुरुष हो जाता है वो। तो अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा गया है। इसके भाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 भाग हैं इसके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे, अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक का उल्लेख किया गया है, ना तो यहाँ की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी उसका उल्लेख मिलता है। सिर्फ मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, मौर्य प्रशासन कैसा होना चाहिए, या फिर आगे भी प्रशासन को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में उसमें लिखा गया है। किसी मौर्य शासक का इसमें उल्लेख नहीं है। आगे बात करेंगे, कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत था, एक साप्तांग सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 7वां साप्तांग सिद्धांत कौन सा है, 6ठा कौन सा है। 7वां तो भी रिसेंट में ही पूछा गया था। तो ये साप्तांग सिद्धांत के में जो है कौटिल्य ने बताया कि राज्य के 7 तत्व होते हैं, 7 अंग होते हैं राज्य के। वो कौन कौन से अंग हैं? तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। जैसे स्वामी इसमें आता है, स्वामी जो राजा होता है वो राज्य का सिर कहा जाता है। फिर अमात्य जो होते हैं, अमात्य कहा जाता है अधिकारी समूह को, ये राज्य की आंखें होती हैं। जो अधिकारी समूह होता है, अमात्य होते हैं, वो राज्य की आंखें होती हैं, ऐसा लिखा है इसमें। फिर जनपद जो होता है यानी राज्य क्षेत्र जो होता है वो राज्य की जंघाएं होती हैं। दुर्ग यानी किले जो होते हैं वो राज्य की बाहें होती हैं। दुर्ग क्या होता है? राज्य की बाहें। कोष यानी जो मुख, कोष यानी जो धन होता है वो राज्य का मुख होता है। धन से ही मतलब पेट भरता है, तो मुख जो है मुख से ही जाता है, तो धन जो है वो मुख है। फिर दंड यानी दंड किसको कहा गया है? सेना को। तो सेना जो होती है वो राज्य का मस्तिष्क होती है। मित्र यानी जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो राज्य के कान का काम करते हैं। तो ये एक कुछ अंग बताए गए हैं, 7 अंग हैं। इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में भी पूछा जा सकता है ये, क्योंकि आरओ में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीप में पूछे जाते हैं। 2021 वाला PYQ भी देख लीजिएगा, मैंने कराया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा जरूर। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख क्या क्या किया गया है? तो अधिकारी को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि उस टाइम पे मौर्य प्रशासन में टोटल 18 प्रकार के तीर्थ का उल्लेख किया गया है। 18 तीर्थ होते थे, वो 18 तीर्थ भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर इसके अलावा वो मौर्य प्रशासन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब वो आएगा, अभी 1-2 दिन में ही आ जाएगा वो। गुप्तचर की बात करें तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहते थे, महामात्य सर्प। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि जो जहाज रानी विभाग होता था, जहाज रानी मतलब नेवी वाला डिपार्टमेंट जो हुआ करता था, उस पर राज्य का नियंत्रण था। अभी भी राज्य का ही नियंत्रण होता है, तो वो राज्य के नियंत्रण में था। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जहाज रानी भी एक विभाग था। कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को आर्य कहा था। शूद्रों को आर्य नहीं कहा जाता था पहले, तो आर्य मतलब होता था श्रेष्ठ पुरुष, शूद्रों को ऐसा नहीं बोलते थे। शूद्रों को मौर्य प्रशासन में सेना में भी भर्ती किया गया। इससे पहले नहीं किया जाता था, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है सेना में भर्ती हो सकते थे, शूद्र नहीं होते थे। लेकिन इस टाइम पे शूद्रों को भी भर्ती दी गई। उस टाइम पे मतलब अलग ही चलता था सब। और जो है कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, कितने प्रकार के दास बताए हैं कि भारत में 9 प्रकार के दास होते हैं। भू राजस्व कितना बताया है? तो भू राजस्व लिया जाता है 1/6। लगभग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में हर जगह पे भू राजस्व 1/6 ही हुआ करता था। कुछ इसके अपवाद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, अब ये तो हो गया कौटिल्य ने जो जो चीज़ें लिखी हैं। अब मेगास्थनीज की इंडिका में क्या क्या है, इन्होंने क्या लिखा था? तो जो इनको समझ में आया वो इन्होंने लिखा था, क्योंकि यहाँ के थे नहीं, तो जिनको समझ में आता था वही लिख देते थे। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में। उसके वो हम चंद्रगुप्त मौर्य में डिटेल में कवर करेंगे, जो है कैसे क्या हुआ था, क्या संधि हुई थी उसके बाद। तो ये जो 305 ईसा पूर्व में लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये राजदूत आया था, समझौता हुआ था, तो ये राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज, जो कि 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व तक रहा था, उल्टा चलता ईसा पूर्व। और जो है ये जो है इतने टाइम तक रहा, और इसने जो है भारत के बारे में इंडिका पुस्तक लिखी, जो कि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग इसकी जो है उदाहरण जो लिए जाते हैं, अलग अलग लेखकों ने लिख के कि ये इंडिका से लिया गया ऐसा चीज़ मिलता है, लेकिन जो मूल रूप है इसका वो नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिका से जो चीज़ हमें प्राप्त हुई, जो वर्णन प्राप्त हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को इसने क्या कहा है? तो सेंड्रोकोट्स का है।
मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंडिका में सेंड्रोकोट्स बोला है। इसके अलावा शासक के बारे में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला है कि इनके चारों तरफ जो है अंगरक्षक महिलाएं हुआ करती थी। तो ये भी एक पॉइंट है, स्टेटमेंट में आ सकता है। फिर पॉलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र को बोला है पॉलीब्रोथा। पॉलीब्रोथा को कहा है कि ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। तो ऐसा था ही, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट इसने जो चंद्रगुप्त का महल था, जो मौर्य शासनकाल में जो राजमहल था, उसकी जो तुलना की, उसको कहा कि सूसा और एकबतना के जो महल है, ये यूनानी महल हुआ करते थे, यूरोपीय महल, कहा कि इससे बेहतर है ये वाला महल जो है चंद्रगुप्त का महल जो है वो सूसा और एकबतना के महल से बेहतर है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है किससे तुलना की थी, तो सूसा और एकबतना के जो महल थे उनसे। नेक्स्ट बात करेंगे, पाटलिपुत्र में जो सैन्य प्रशासन है वो 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। ऐसा लिखा है इंडिका में कि पाटलिपुत्र का सैन्य प्रशासन कितनी समितियां चलाती हैं, 6 समितियां। इसके अलावा उत्तरापथ का वर्णन, उत्तरापथ का वर्णन किस तरह से कि सिंध से लेकर सोनारगांव तक, सोनारगांव बंगाल वाला एरिया है, तो पहले जो अभी जीटी रोड है, जीटी रोड जो कही जाती है, उसको कहा जाता था पहले उत्तरापथ। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही बन गई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे फिर मुगल पीरियड में फिर से इसका नाम चेंज हुआ, जो शेरशाह सूरी ने जो रखा था। फिर उसके बाद फिर आके जो अंग्रेज आए तो ऑकलैंड के टाइम पे जीटी रोड हो गया, तो इसके नाम जो है परिवर्तित होते रहे थे। पहले इसको उत्तरापथ कहा जाता था, तो उसका वर्णन किया है। इसके अलावा इसने लिखा है कि एक सोने की खान मिलती थी जो कि दर्दिस्तान में हुआ करती थी, कश्मीर में। सोने की खान का वर्णन किया है इंडिका में। और भू राजस्व को इसने बताया कि 1/4 लिया जाता था। जो कौटिल्य ने बताया था कि 1/6 लिया जाता था, वो इंडिका के में जो लिखा है मेगास्थनीज ने बोला कि 1/4 लिया जाता था। इसके अलावा मेगास्थनीज ने बहुत सारे ऐसी भ्रामक चीज़ें बोली है जो संदेहपूर्ण है कि ऐसा नहीं होता था, फिर भी उसको जो लगा वो उसने लिखा। जैसे इसने लिखा था मेगास्थनीज ने कि दास प्रथा नहीं है भारत में, लेकिन भारत में दास प्रथा हुआ करती थी। भारत में दासों की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी यूरोप और यूनान में थी। वहाँ पे बहुत कड़ाई से रखते थे दासों को, एकदम बेकार स्थिति थी। लेकिन भारत में वो दासों की स्थिति उतनी खराब नहीं थी, इसलिए उसको लगा कि यहाँ पे दास ही नहीं है, लेकिन दास थे उस टाइम पे। अकाल का उसने कहा कि यहाँ पे अकाल नहीं पड़ता, भारत में अकाल ना पड़ने का उसने वर्णन किया है। लेकिन अकाल की स्थिति उतनी खराब नहीं होती होगी जितनी जो है यूरोप में होती थी, तो उसको लगा कि यहाँ पे अकाल भी नहीं पड़ता है। तो लेकिन हमें जो है अकाल के प्रमाण मिलते हैं उस टाइम पे। जो सोहगौरा का अभिलेख है, एक ताम्र लेख है सोहगौरा का। सोहगौरा स्थान पूछा जाता है कहाँ पर है, तो गोरखपुर में सोहगौरा, और एक स्थान है महास्थान। महास्थान जो है बंगाल में है। सोहगौरा और महास्थान से जो है अनाज भंडारण और जो वितरण के प्रमाण हमें मिले हैं। और ये जो ताम्र लेख है उसमें लिखा था अकाल के टाइम पे यहाँ से जो है सामान वगैरह वितरित किए जाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्थान, सोहगौरा और महास्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर इसने बोला था मेगास्थनीज ने कि यहाँ पे लेखन कला का अभाव है। लेकिन हमें पता है कि सिंधु सभ्यता से ही बड़े बड़े जो चित्र मिले हैं, सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था, उसको पढ़ा नहीं जा सका था, लेकिन उसके बाद वैदिक काल आया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी लेखन कला हमारे यहाँ मौजूद थी। इसने कहा लेखन कला का अभाव है। इसने नॉर्मली जो आम जनता थी, हो सकता है वो कम पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, तो उस तरह से उसने लिखा था। इसके अलावा 7 जातियों का उल्लेख इसने किया है, जबकि हमें पता है कि वैदिक काल से ही हमारे यहाँ 4 वर्ण हुआ करते थे। अगर जातियों की बात करी जाए तो बहुत सारी थी, तो 7 जातियों का उल्लेख इसने किस तरह से किया था वो मतलब संदेहपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ विदेशी लेखक भी हैं। अब इन्होंने इनके बारे में बस एक आध चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रैबो के बारे में पूछा जा चुका है कि स्ट्रैबो ने क्या लिखा था। सेल्यूकस और जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। जब संधि हुई थी उसके बाद हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। ये वर्णन किसने किया है, तो स्ट्रैबो ने किया है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विवाह का वर्णन किसने किया है, स्ट्रैबो ने। फिर प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि सिकंदर के जीवन के बारे में और भारत का सामान्य परिचय दिया है प्लूटार्क ने। पूछा जा सकता है कि इसने ये भी लिखा था कि सिकंदर से मिला था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सिकंदर के बारे में लिखा है इसने प्लूटार्क ने। फिर एरियन ने लिखा है भारत के भूगोल के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डियोडोरस ने लिखा है मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर इसने लिखा है। जो मेगास्थनीज की इंडिका थी वहीं से चीज़ें इसने लेके चुरा के थोड़ा बहुत बदल के लिखी हैं डियोडोरस ने। आगे बात करेंगे प्लिनी की, तो प्लिनी की एक पुस्तक है जो पूछी जाती है नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, प्लिनी की, और ये उस टाइम का जो भारत था उसका भी स्वरूप प्रस्तुत करती है। फिर जस्टिन ने लिखा था एक सार ग्रंथ एपिटोम लिखा था, जो कि इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी भूमिका थी यूनानी सत्ता को समाप्त करने में। जस्टिन ने ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका कैसे थी जो यूनानी सत्ता समाप्त हुई। तो ये इतने लेखक जो हैं विदेशी वाले इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये वाला याद रखिएगा। विवाह का वर्णन किसने किया है, प्लूटार्क ने, स्ट्रैबो ने। प्लूटार्क ने सिकंदर का वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करेंगे जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख।
इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभिलेख किसका है, किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो शक शासक था, एक शक शासक रुद्रदामन ने उत्कीर्ण कराया था। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन मिलता है, अशोक का भी उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों मौर्य काल से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन के अभिलेख में इन दोनों का वर्णन है। और इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहाँ का जो राज्यपाल था, जो सौराष्ट्र का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका जो है जो जीर्णोद्धार है वो बाद में रुद्रदामन ने भी करवाया था, अशोक ने भी करवाया था। तो रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। जो पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जितने भी अभिलेख वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी ये चीज़ देखी थी। हालांकि वहाँ पे हमने एक जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था कि किसके टाइम पे कौन सा राज्यपाल था, तो वो भी हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख था और चंद्रगुप्त के टाइम पे जब ये सुदर्शन झील बनी थी उस टाइम पे पुष्यगुप्त वैश्य था। आगे बात करेंगे। अशोक के टाइम पे यहाँ का राज्यपाल था तुषास्प, जिसने झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे जूनागढ़ में जो चारों शासक मिलते हैं उस टाइम पे राज्यपाल एकदम क्लियर देख लीजिए, अगर मैचिंग में आ जाए या फिर कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्त वैश्य था, अशोक के टाइम पे तुषास्प था, रुद्रदामन के टाइम पे सुविशाख था और स्कंदगुप्त के टाइम पे पर्णदत्त था। ये राजा और राज्यपाल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक वगैरह कर दिया करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आरओ का ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आरओ ग्रुप डिटेल्स करके तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी। इसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।